गुड मॉर्निंग सभी को। आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का जा रहा है। देखिए, अपना करंट अफेयर तो चलता ही चलता है, इसमें नो डाउट कि हाँ करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। करंट अफेयर तो अपना चलता ही है टॉपिक्स को, बट अब हम लोग कुछ स्टैटिक्स पोर्शन को भी पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ इकोनॉमिक्स का शुरुआत किया है, आई होप आपको मेरी इकोनॉमिक्स अच्छी लगेगी। हो सकता है कि बहुत सारे टीचर से मैं अच्छा ना पढ़ा पाऊँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जिस तरह से समझाऊंगा वो आपको जरूर अच्छा लगेगा और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो अपन एकदम बेसिक्स से करेंगे। इसमें मैंने एनसीईआरटी के फाउंडेशंस को भी ध्यान में रखा है और साथ ही साथ अपना भी कुछ एडिशन डाला है, जिससे आपका चीज़ें सामने अच्छे तरीके से निकल कर आ सके। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम है हर्ष कुमार और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे अब मैं क्लासेस या सीरीज को चलाऊंगा तो न्यू वीडियोस की जो डिटेल्स है या न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आते रहेगी। तो सब्सक्राइब भी कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले जाकर। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा पेपर है, बहुत ही प्यारा पेपर है। जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है यूपीएससी का। इसमें मैंने एनसीईआरटी के फाउंडेशंस को भी इंक्लूड किया है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को समझ लेते हैं बेसिक तरीके से। जैसे एक डिफिनेशन से हम लोग जानना चाहें कि इकोनॉमिक्स को अगर हम सीधा शब्द में डिफाइन करना चाहें तो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। अब आपके दिमाग में एक हाइफन साइन बन गया, क्वेश्चन मार्क, कि है ये क्या बोल रहे हो, बैगन, समझ रहे हो ना। तो लाइक इज दैट, ये आपके दिमाग में ऐसा कोई मीम आ गया होगा। तो मैं इसे बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, इकोनॉमिक्स तो जनरली जो हम लोग आसपास में देख रहे हैं अपने दिनचर्या में, सामान खरीदना, ये करना, ये सब भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बट बेसिकली इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है आप समझो। जैसे आपकी लाइफ है, आपको दिन में कितने टाइम मिला है? आपको 24 घंटे मिले हैं। अब इस 24 घंटे में आपको पढ़ना भी है, खाना भी है, सोना भी है, घर वालों को टाइम भी देना है, मार्केट भी जाना है। तो यू जस्ट डिसाइड द थिंग्स कि आपको कैसे क्या करना है। आपको कितना टाइम पढ़ाई में देना है, आपको कितना टाइम इंस्टाग्राम के शॉर्ट्स देखने हैं। जस्ट देयर इज अ चॉइस। अगर किसी का सिलेक्शन हो रहा है और किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा है किसी एग्जाम के अंदर में, वेदर इट इज यूपीएससी, कोई भी एग्जाम हो गया, एसएससी का, मतलब जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उनका सिलेक्शन हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है, सबसे बड़ा डिफरेंस है चॉइसेस का। आप अपने वक्त में, अपने कीमती वक्त में क्या कर रहे हो और दूसरा क्या कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है आपके सिलेक्शन के ऊपर में। तो इसी 24 घंटे के अंदर में आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर स्टडी करनी है, इतना बड़ा सिलेबस को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ आपको अपने फैमिली को टाइम देना है, आपको मार्केट जाना है, अपने लाइफ में भी कुछ इंजॉयमेंट्स चाहिए आपको। तो देयर इज अ लिमिटेड टाइम। सो ये लिमिटेड जो टाइम है, दिस इज द लिमिटेड रिसोर्सेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। और आपको जो जो एक्टिविटी करनी है, वेदर आपको पढ़ना है, आपको घूमना है, ये क्या है, ये आपके वांट्स हैं, आपके एक तरह से लिस्ट है कि टू डू लिस्ट, कि आई हैव टू डू दिस। लेकिन आपके पास क्या है, लिमिटेड टाइम, दैट इज 24 आवर्स। उसी तरह से हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर में साथियों क्या होता है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। आपको पता है हवा लिमिटेड है, पानी लिमिटेड है। मतलब हवा लिमिटेड इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब है कि जो गुड वेदर हम कहते हैं, गुड एयर, वो लिमिटेड है। रिसोर्सेज हमारे जो हैं, जैसे वाटर हो गया या फिर अर्थ के अंदर में मिनरल्स हो गया, ये सब लिमिटेड रिसोर्सेज है। और हमारे वांट्स अनलिमिटेड हैं। हमें एक अच्छा खाना भी चाहिए, हमें एक लग्जरियस कार भी चाहिए। तो इसके को मैनेज करना, इसके बीच में चॉइसेस को मैनेज करना, यानी हमें क्या प्रायोरिटी देनी चाहिए और क्या नहीं, क्या हमें पढ़ाई को प्रायोरिटी देना चाहिए या इंस्टाग्राम को, इस चीज की चॉइस करने को ही हम बेहतर तरीके से समझने के लिए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, ताकि हम अपने चॉइसेस को अच्छे तरीके से चुन सके। ठीक है, तो जस्ट वी हैव टू मेक अ गुड चॉइस। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है सिर्फ चॉइसेस को स्टडी करना कि हमें क्या करना है। देखिए, एक बहुत ही फेमस ऑथर
लायोनिल रॉबिन्स के द्वारा ये कहा गया कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, इकोनॉमिक एक ऐसा साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को एज द रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मींस विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर है, एक तो स्कार रिसोर्सेज है हमारे पास और उसका क्या क्या अल्टरनेटिव यूजेस है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लैंड, आपके पास एक कट्ठा जमीन है, फॉर एग्जाम्पल आप ही इकोनॉमिक्स और आपके पास एक कट्ठा जमीन है, तो एक कट्ठा जमीन पे आप क्या करोगे? चाहे तो आप खेती करोगे या कोई ऑफिस खोलोगे या फैक्ट्री लगाओगे, तो आप उसका क्या अल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ। तो ये इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं और आपके पास दो चॉइसेस है, चाहे तो आप एक मूवी टिकट खरीद लें 100 रुपए का या फिर एक किताब खरीद लें 100 रुपए की, बट आप एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 रुपए हैं और आपकी जो डिमांड है वो 200 की है। लाइक आप मूवी भी जब जा सकते हो और बुक भी तब खरीद सकते हो जब आपके पास 200 रुपए हो, बट देयर इज अ लिमिटेड इन द रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? यू हैव टू चॉइस, आपको यहाँ पे चॉइस करना पड़ेगा कि हम क्या करें। क्या हम एक बुक खरीद के अच्छे तरीके से पढ़ाई करें ताकि हमारा बेटरमेंट ऑफ लाइफ हो, या फिर अभी जो 100 रुपए हमने यूज किए उससे एक मूवी देख के उसको खत्म कर दें। सो जब हम चॉइसेस को अपने मेजर करते हैं, चॉइसेस को अपने सही तरीके से चुन पाते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर में, तब जाके उसी प्रोसेस को, उसी स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो आशा करता हूं आपको इकोनॉमिक्स का टर्म यहां तक तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स क्यों इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्या हम अपनी गर्लफ्रेंड को इंप्रेस कर सकें या हम अपने बॉयफ्रेंड को इंप्रेस कर सकें इसलिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं? नहीं, हम इकोनॉमिक्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम यूपीएससी में एग्जाम दे सकें? बिल्कुल। देखिए, इकोनॉमिक्स हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, अगर हम बेटरमेंट ऑफ, आपसे नहीं पूछा जा रहा है कि इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, एक हम पूरे नेशन को ले लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, हमें क्यों जरूरत है इकोनॉमिक्स पढ़ने का। जो बड़े बड़े फिलोसफर है इकोनॉमिक्स के, इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े, उन्होंने क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ा? सबसे पहले वो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम को समझना चाहते थे। जैसे दाम बढ़ना किसी भी चीजों को, आप बढ़ते हो ना कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो इस तरह से महंगाई क्यों बढ़ रही है जानना चाहते हो? बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी से रखते हैं कि भाई महंगाई क्यों बढ़ रही है, रीजन, देयर इज एनी रीजन। ठीक है, तो रीजन तो सबको पता ही होगा महंगाई क्यों बढ़ रही है, और अभी कल 25% का टैरिफ भी लगा दिया है यूएस ने। तो आप कैसे समझ रहे हो? आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को समझने का प्रयास कर रहे हो, आप चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। कैसे? क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रखी है। उसके बाद क्या हमें अच्छे जॉब नहीं मिल रहे हैं, वेदर वी हैव अनएम्प्लॉयड, हमारे देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, इसका जवाब चाहिए हम लोग को। कुछ लोग गरीब क्यों हैं, पॉवर्टी, इसका जवाब चाहिए। साथ ही साथ ये हेल्प करता है इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट को बेटर पॉलिसी बनाने के लिए, हमारे लिए। साथ ही साथ बहुत लोग पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको 10,000 रुपये मिले, ठीक है, आपके घर वाले की तरफ से। अब आपको पता है कि अगले महीने जो खाने के दाम है वो बढ़ने वाले हैं, तो आपकी जेब पे थोड़ा सा लोड आने वाला है। मान लेते हैं 500 का या 1000 का लोड आने वाला है आपकी जेब पे, तो आप क्या करोगे? आप एडवांस में कोशिश करोगे कि हम 1000 को सेव करके रखें ताकि हम अपनी चीजों को बेटरमेंट तरीके से जो लाइफ जी रहे हैं उसको हैम्पर ना कर पाए। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए बहुत लोग अपने पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन को अपनाने के लिए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। नेशनल ग्लोबल इवेंट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जैसे बजट हो गया, जीडीपी हो गया। ओके, तो ये कुछ कारण है जिसके लिए हम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं। और इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई क्यों करते हैं, ये दोनों टॉपिक मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर समझा दिया है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। उसके बाद है सेंट्रल इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम फेस्ड बाय एवरीवन। फॉर एग्जांपल कि हम ले लेते हैं यहाँ पर कि जो इकोनॉमिक्स की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जैसे मानिए हर एक चीज की एक प्रॉब्लम, एक काउज होता है। अब बहुत लोग इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम को किसी एक पर्सन पे दिखा देते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। या फिर हर चीज का कारण गर्लफ्रेंड है, समझ रहे हो ना। बहुत लोग होता है कि हर चीज का एक कारण बनवाना चाहते हैं। तो अगर आप पूरे वर्ल्ड में घूम लोगे तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो रिच कंट्री हो या पुअर, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उन सबको मिला के सिर्फ 3 मेजर प्रॉब्लम है और 3 मेजर क्वेश्चन है जो हर किसी के दिमाग में है। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी का मतलब होता है जब रिसोर्सेस कम हो उसको हम स्कार्सिटी बोलते हैं, स्कैर्सिटी बोलते हैं। अब वो 3 प्रॉब्लम क्या है? पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस।
जैसे व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करें, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, तो क्या हमें व्हीट प्रोड्यूस करना चाहिए या फिर राइस या फिर एक लग्जरी कार। जैसा कि मैंने कहा ना आपको कि आपके पास 1 कट्ठा जमीन है, ठीक है, और उस 1 कट्ठा जमीन में चाहे तो आप गेहूं उगा लो, चाहे चावल उगा लो, चाहे कोई ऑफिस खोल लो, चाहे कोई फैक्ट्री बैठा दो। 1 कट्ठा जमीन जो है आपकी लिमिटेड है। अब आपको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा, आपको क्या चीज की जरूरत है, क्या आपको राइस की जरूरत है, क्या आपको व्हीट की जरूरत है, या फिर आपको एक लैम्बोर्गिनी की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर व्यक्ति के दिमाग में। तो एवरी कंट्री हैज टू डिसाइड द नीड्स एंड रिसोर्सेस उनके हिसाब से। जैसे मानिए भारत जैसी कंट्री की, हमारा प्यारा भारत देश का जो नीड्स है, हमारा जो रिसोर्सेज है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना चीज किसको वेटेज देना है। हाउ टू प्रोड्यूस, अब हम प्रोड्यूस करने का जैसे मानिए हमने डिसाइड कर ही लिया, तो प्रोड्यूस कैसे करेंगे, क्या हम लेबर का इस्तेमाल करेंगे या फिर मशीन का। ओके, कंप्यूटर स्टक हो जाता है, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया अभी तक। तो हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैसे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, मैंने तो इसका जवाब दे ही दिया। कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या हम लेबर का इस्तेमाल करें या फिर हम मैन पावर का इस्तेमाल करें या फिर मशीन का इस्तेमाल करें, ये हमारे मन में क्वेश्चन है। चाहे तो हम लोगों से काम करवा ले या फिर कोई मशीन को बैठा दें, क्योंकि भारत जैसे देश में आपको पता है कि जो लेबर है वो सस्ती मिल जाती है। तो हम क्या लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज करें जहां पे लेबर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीट बनाना चाहें, हमें गेहूं उगाना है, तो क्या हम कुछ फार्मर्स को रख लें या फिर कोई ऐसी मशीन बैठा दे जो एक बार में गेहूं की प्लांटेशन करता है, जैसे आप यूएस में देखते होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा, कि हमें प्रोड्यूस कैसे करना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि हूम टू प्रोड्यूस, अब हमें प्रोड्यूस करना किसके लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में रिच पीपल भी है और पुअर पीपल भी है, रूरल एरिया भी है, अर्बन एरिया भी है। तो कौन इसको इस्तेमाल करेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे देश में, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम फॉर ले लेते हैं कुछ देर के लिए, कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक एग्जाम्पल के लिए वीट, तो वीट की क्या डिमांड है। अब मान लेते हैं कि हमारे देश में वीट नहीं खाता भैया, राइस खाता है, तो हम क्या वीट का प्रोडक्शन करेंगे तो क्या हमारा वीट बिकेगा, नहीं बिकेगा, क्योंकि डिमांड ऑफ कोर्स ये है कि राइस की है, वीट की डिमांड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का जवाब निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की, ठीक है। तो 2 तरह के इकोनॉमिक्स होते हैं, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माइक्रो क्या होता है पहले समझ लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल, यानी छोटा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। अगर हम इकोनॉमिक्स को छोटे लेवल पर देखते हैं, जैसे इंडिविजुअल लेवल पर, जैसे कंज्यूमर हो गया, फार्मर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्राइसिंग हो गया, इस लेवल पे देते हैं, तो हमें समझ आता है कि हम इकोनॉमिक्स को कैसे रीड करें। फॉर एग्जांपल, कि प्राइसेस ऑफ ओनियन इंक्रीज हो गए, जिससे हाउस होल्ड की सेविंग इफेक्ट में आ गई। हाउस होल्ड का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर की जो सेविंग है। फॉर एग्जांपल, 100 रुपए में पहले 1 किलो प्याज आ जाता था, हालांकि बहुत ज्यादा प्राइस है, मैं सिर्फ इसे नाम के लिए ले रहा हूँ। 1 केजी ओनियन की प्राइस थी 100 रुपए, अब वो हो गया कुछ महीने बाद 120 रुपए। तो इससे क्या हो गया, 20 रुपए दाम बढ़ गया, तो आपके जेब पे तो लोड आएगी इस चीज का। अब प्याज का दाम बढ़ने से जो इंडिविजुअल के सेविंग पर क्या फर्क आया, सेविंग पर क्या फर्क आया, जब हम इसकी पढ़ाई करते हैं तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब हम एक कंज्यूमर लेवल पर, एक छोटे फर्म लेवल पर पढ़ाई करते हैं, छोटे से बिजनेस यूनिट पर पढ़ाई करते हैं, तब हम इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, एंटायर इकोनॉमी। जैसे जीडीपी, भारत की जीडीपी क्या है, जिसमें हर कोई का इनकम इंक्लूड है। इन्फ्लेशन क्यों है, भारत में महंगाई क्यों बढ़ रही है। महंगाई का मतलब ये नहीं हो रहा है कि भाई पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है, डीजल क्यों महंगा हो रहा है। जब हम भारत की महंगाई की बात करेंगे तो हम सारी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, वेदर इट इज फ्यूल, वेदर इट इज कंजम्पशन ऑफ द गुड्स, सर्विसेज, हम हर एंगल से बात करेंगे। जब हम अनएम्प्लॉयमेंट बात करेंगे तो हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करेंगे, हम पूरे भारत के अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, कि हर डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर, पूरे स्टेट को मिलाकर, सारे स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर भारत में कितने लोग बेरोजगार हैं। जब इतने बड़े लेवल पे हम लोग जब बात करते हैं तो हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं। जैसे इंडिया की जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है, उसके बाद रिसेशन क्यों आया है, ये सब चीजें जो बहुत ज्यादा फैक्टर इंपॉर्टेंट है, इसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी 2 हो गए, माइक्रो एंड मैक्रो, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम की। अब हर एक चीज का एक सिस्टम होता है, ठीक है, हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ भी कोई सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कि आप जो फोन यूज कर रहे हैं, देयर इज समथिंग सिस्टम, लाइक स्नैपड्रैगन होगा उसमें, या फिर
और भी तरह के जो प्रोसेसर आते हैं बड़े बड़े वो होंगे, ठीक है। किसी के लैपटॉप में अलग तरह का प्रोसेसर होगा। तो ये हर एक चीज एक सिस्टम पे बेस्ड होता है, आपका शरीर भी आपके एक सिस्टम पे बेस्ड है। तो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो हमें बेसिकली यहाँ पे 3 तरह के सिस्टम मिलते हैं, एक कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट और तीसरा मिक्स्ड। अब एक धीरे धीरे आराम से इस चीज का प्रयास करते हैं समझने का। देखिए, जब भी हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करेंगे ना, तो इसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जो इकोनॉमिक्स में हर चीजें चल रही हैं, जो दाम हो रहा है, जो सामान के गुड्स के प्राइस हैं, जो दाम है, उनको डिसाइड कौन करेगा? क्या वो डिसाइड सरकार करेगी, या डिसाइड हम करेंगे, या बेचने वाला डिसाइड करेगा? तो जब भी जो प्राइसेस होते हैं वो मार्केट फोर्स से डिसाइड होता है। मार्केट फोर्स से मतलब, फॉर एग्जांपल राजू है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक राजू है जो निकला है खरीदने 100 रुपीज वाला चॉकलेट, और चॉकलेट एक है। फिर उसके बगल में आ जाता है एक और लड़का जिसका नाम राम है, ठीक है, जिसका नाम राम है, उसके पास भी 100 रुपए हैं और वो भी एक चॉकलेट खरीदना चाहता है, लेकिन चॉकलेट सिर्फ एक ही है और दाम है 100 रुपए। अब प्रोड्यूसर था, बोला भाई दोनों 100 रुपए दे रहा है, किसको बेचूं? फिर राजू ने अपने जेब में हाथ डाला और उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिले। जैसे उसने देखा मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा मिला, बोला भैया आज तो चॉकलेट खाने का मन है, 110 दूंगा, आप चॉकलेट मुझे दो। अब राम भी बोला अरे यार ये तो 110 दे के चॉकलेट ले जाएगा, मुझे भी चॉकलेट खाने की मन है। तो राम ने भी अपने जेब में जब चेक किया तो उसके हाथ में 20 रुपए निकले। तो उसने बोला भाई इसको छोड़ो, मैं 120 दूंगा, आप मुझे एक चॉकलेट दे दो। चॉकलेट की दाम कितनी थी? 100 रुपए, लेकिन जो उसको खरीद डिमांड था 2 डिमांड हो गया, जिसके कारण से उसकी प्राइस को बढ़ा दिया गया। प्रोड्यूसर खुश है, प्रोड्यूसर किसको बेचेगा? जो उसे ज्यादा दाम देगा उस चीज के लिए। तो जब इस तरीके से मार्केट फोर्सेस डिसाइड करने लगती है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करने लगता है प्राइस को, प्राइवेट इंडिविजुअल डिसाइड करने लगता है, तो उस तरह की इकोनॉमी इसको हम लोग हमेशा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल लेस होता है, नो कंट्रोल नहीं बोलेंगे, नो कंट्रोल ऐसा कभी नहीं, कभी गवर्नमेंट होता ही नहीं किसी देश में कि गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल ही ना रहे। गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है लेकिन लेस, मतलब कम रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। ओके, अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ यूएस का ले लेते हैं कि यूएस जैसे देश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहां पे जो दाम तय की जाती है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से की जाती है। अब दूसरी इकोनॉमिक सिस्टम की बात आती है, दैट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब कि सब चीजें सरकार डिसाइड करेगी, हर तरह के किस तरह का गुड्स बनाना है, बेचना है, किसको बेचना है, कितने दाम में बेचना है, सब डिसाइड सरकार करेगी। चॉकलेट का दाम 100 रुपए है, उसका दाम 100 ही रुपए रहेगा, और भले वो 1 है 2 है, कौन खाएगा नहीं खाएगा वो हम डिसाइड करेंगे, कितने लोग खाएंगे वो हम डिसाइड करेंगे। जब सब चीज सरकार डिसाइड करेगी, सब चीज, आपका उठना बैठना खाना पीना इन्वेस्टमेंट हर चीज सरकार डिसाइड करती है बेटा, तो वो कहलाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। यानी सरकार के हाथों में आपने कंप्लीट पावर दे दिया सारे चीजों के ऊपर में कंट्रोल करने का, वेदर इट इज रिसोर्सेज, वेदर इट इज प्राइस, बनाने का बात हो, बेचने का बात हो, सब चीज आपने क्या कर दिया, सरकार के हाथ में दे दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, उसके बाद यूएसएसआर हो गया, ये ऐसे 2 देश हैं साथियों जिसमें प्राइस को डिसाइड करने के लिए सरकार, यानी रशिया के अंदर में भी डिसाइड जो प्राइस करती है वो सरकार के द्वारा की जाती है। अब तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, यानी बीच का रास्ता। अब एक तरफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है और एक तरफ सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब भारत जैसा देश सोचा भैया कैपिटलिस्ट को दे देंगे तो हमारा देश क्या होगा, पुअर रह जाएगा, क्योंकि गरीब लोग तो भाई अच्छा पैसा दे नहीं पाएंगे। अब राजू और राम के पास तो 100 रुपए भी हैं, हो सकता है कि किसी के पास श्याम आ गया तो उसके पास 100 रुपए भी नहीं है, 50 रुपए हैं, तो श्याम तो फिर भूखे सोएगा। तो हम क्या कर, गरीबी से उठे हैं, हम बहुत गरीब हैं, अभी भी गरीब हैं, तो हम अगर कैपिटलिस्ट को अपना लेते हैं तो पूंजीवादी सिस्टम में क्या होगा कि हर चीज तो प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा, तो सरकार ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी, जिससे हम गरीबी को खत्म नहीं कर पाएंगे। तो एक तरह का ये चैलेंज बन गया। उसके बाद सोशलिस्ट में जब सरकार दिमाग लगाई कि एक काम करते हैं हम लोग सोशलिस्ट अपना लेते हैं, तो सोशलिस्ट अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जब हर चीजें कंट्रोल करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे लोगों का वेलफेयर तो हो जाएगा लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि जब भी आपको डेवलपमेंट करना होता है तो आपको प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को बढ़ाना पड़ता है, और लोग कंपटीशन कब करते हैं, जब उनको लगता है कि उनका फायदा हो। तो हमें उनका भी फायदा देखना है और हमें लोगों का भी फायदा देखना है। तो इस तरह के केस में हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी को अपनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन सरकार ने ये सोचा कि अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट था कि कंप्लीटली हम सरकार के हाथ में दे दें, तो सरकार इससे भी परेशान थी कि डेवलपमेंट नहीं होगा भैया। तो हम क्या करते हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं।
कि कुछ चीजों पे सरकार का कंट्रोल, कुछ चीजों पे प्राइवेट का कंट्रोल। इस तरह के इकोनॉमिक्स को जब हम कहते हैं साथियों, जब एक साथ चलता है, दैट इज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर वर्क टुगेदर, अगर एक साथ लोग काम करते हैं तो उस तरह के इकोनॉमिक्स को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक कहते हैं। इसमें फ्रीडम कंट्रोल जो होता है साथियों, वो आपको दोनों चीज मिलेगा। यहाँ पे चीजें जैसे अभी कोरोना के टाइम में आप देखोगे इस सैनिटाइजर के दाम को लेकर बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था और ब्लैक में भी सैनिटाइजर बिकने लगा था, जिसपे सरकार ने तुरंत उसको एक्ट लगा के, आपको बताना कौन सा एक्ट सरकार ने लगाया, जिससे तुरंत वो प्राइसेस गिरने लगी, एक तय दाम तय किया गया ताकि गरीब आदमी भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सके और कोरोना से बच सके। तो भारत हमेशा मिक्स इकोनॉमी को अपनाता है। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैंने यहाँ जो देश के नाम लिखे हैं ना, आपको इनको छोड़ के बताना है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कौन सा देश अपनाया हुआ है, सोशलिस्ट और कौन सा देश अपनाया हुआ है, और मिक्स्ड और कौन सा देश अपनाया हुआ है। तो ये आप कहिएगा। भारत ने इंडिपेंडेंस के बाद भी मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अपना लिया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो इकोनॉमिक्स में बार बार यूज होते हैं, जिससे आप कंफ्यूज कर सकते हो। तो पहला स्कैरसिटी, जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो और आपका वांट्स अनलिमिटेड हो, तब उस केस में जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उसके लिए हम स्कैरसिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी चॉइसेस। अब आपको चुनना पड़ेगा, जैसे मैंने एक कट्ठा लैंड के बारे में आपको शुरू से बता रहा हूँ। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को चुनना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम 100 रुपए की मूवी देख लेते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हम एक 3 घंटे की मूवी देखेंगे, घर आएंगे, 100 रुपए बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे साथियों 100 रुपए की किताब खरीदने की, तो उससे कोई बच्चा पढ़ेगा, कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसमें लोगों को रखेगा, काम करवाएगा, पैसे कमाएगा, जिससे 100 का 200 हो सकता है। लेकिन अगर हम वही 100 रुपए मूवी देख के उड़ा देते हैं तो हमें क्या होता है, हमें इस चीज का लॉस हो जाता है। इसलिए हमने सुख को त्यागा, मूवी का सुख को त्यागा और हमने किताब खरीदने का डिसाइड किया। इस तरह के अपॉर्चुनिटी को हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करते हैं, ताकि हमें कल के लिए बेटरमेंट चीजें मिल सके। यानी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव इस चीज का क्या है, ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आशा करता हूं आपको समझ आ गया। जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पार्ट, जैसे आप कोचिंग जा सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट ऑफ पार्ट टाइम जॉब, तो आप क्या कर रहे हो, 500 रुपए लॉस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बंदा मिला, आपका दोस्त था, आपको बोला कि भाई चल तू मेरे कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करना, क्या तू यूपीएससी की कोचिंग जाता है, 4-5 घंटे बर्बाद करता है, मेरे कंपनी में काम कर, मैं तुझे 20,000 दूंगा। आप बोले कि हाँ भाई सही है, यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूशन वाले तो 1 लाख फीस ले रहे हैं, तो क्यों ना मैं 20,000 कमाने निकल जाऊं, मेरा दिल्ली का खर्चा भी निकल जाएगा। लेकिन उससे क्या होगा, अंत में जब एग्जाम आएगा तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आप फेल कर सकते हो, और क्या पता आपका दोस्त फिर आप जिस जॉब में आपको वहां से आपको निकाल दिया जाए। तो इसलिए आपने क्या किया, आपने उस चीज को त्यागा। आपने बोला नहीं भाई 20,000 रुपए नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा, मैं सीखूंगा, मुझे आईएएस बनना है, मेरा लक्ष्य कुछ और है। तो आपने क्या किया, अपने बेस्ट अपॉर्चुनिटी को अपने हिसाब से डिसाइड किया। दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एंड वो जो कॉस्ट निकल के आई दैट इज 20,000, जो आपने त्यागा अपने कोचिंग के लिए, वो निकल के आया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यूटिलिटी की बात कर लेते हैं। यूटिलिटी का मतलब होता है सीधा सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने दिया डेयरी मिल्क, आपने उसको एक टुकड़ा खाया, आपको अच्छा लगा, आप सेटिस्फाई हुए, तो और अच्छा लगा, अब और सेटिस्फाई हुए, 3-4 डेयरी मिल्क खाने के बाद आपको लगा अब भाई बस अब तो नहीं खा पाएंगे, अब एकदम नहीं चलेगा हमसे। तो ये आया यूटिलिटी, ये भी इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आप कोई चीजों को बार बार इस्तेमाल करते हो तो आपका उससे मन भरता जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि आजकल जो नए एंड्रॉइड फोन चल रहे हैं वो कितने एडवांस हो गए, गेमिंग उसमें अच्छा चलता है, लेकिन जो पुराने वाले एंड्रॉइड्स हैं आप अभी उनको दूंगा तो आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएंगे, आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखिएगा। अब कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस की बात कर लेते हैं। बहुत लोग ये जानते भी होंगे, जैसे आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो कुल मिलाकर होते हैं 4 फैक्टर, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। किसी भी इकोनॉमिक्स को चलने के लिए आपको ये 4 चीजें चाहिए ही चाहिए, तभी जाके आप चीजों को कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड चाहिए, आपको फैक्ट्री ही लगाना है, खेती ही करना है, लेकिन आपको जमीन चाहिए, आपको हवा चाहिए, आपको पानी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आपको लेबर चाहिए, कौन काम करेगा, कौन खेती करेगा, इस चीज का भी आपको जवाब चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है कैपिटल। अब आपने डिसाइड कर लिया भैया पैसा ही नहीं है, लेबर आ रहा है तनख्वाह मांग रहा है, नहीं दे पा रहा हूँ, कैपिटल इज इंपॉर्टेंट, जिसमें टूल्स, मशीन, पैसा सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। और एंटरप्रेन्योर, इन तीनों चीज के ऊपर रिस्क कौन लेगा भैया, एक बंदा तो चाहिए रिस्क लेने के लिए, दैट इज एंटरप्रेन्योर, जो इस चीजों के ऊपर में रिस्क लेता है। अब इकोनॉमिक्स में बात कर लेते हैं 2 तरह की, एक थॉट प्रोसेस, जैसे एक पॉजिटिव होती है, एक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं जहां पे हम फैक्ट बेस्ड बात करते हैं। जैसे जीडीपी भारत की 7% है, तो ये दिस इज फैक्ट,
अब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया ओपिनियंस, जैसे सजेशन, व्हाट शुड बी। अब 7% जीडीपी जो हो रही है भारत की, हमें देखा कि भैया 7% जीडीपी हो रही है क्योंकि भारत में जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अब सरकार ये भी देख रही है कि भाई जो आने वाली पीढ़ी है उनका तो नॉलेज ही अच्छा नहीं है, तो क्या ये 7% जीडीपी को हम लोग मेंटेन रख पाएंगे? क्या नहीं रख पाएंगे। हमें उन्हें नॉलेज देना होगा, हमें उन्हें स्कूल भेजना होगा, उनके स्किल्ड करना होगा। तो 7% जीडीपी को बनाने के लिए हमें कभी कभी अपने ओपिनियन और सजेशंस पे भी काम करना पड़ता है कि क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब हम क्या हो रहा है ये बात करते हैं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यहाँ पे सीधा फैक्ट निकल के आता है, जो डेटा है एज इट इज। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ओपिनियन, यानी हमारा क्या होना चाहिए, हमें स्कूल भेजना चाहिए, हमें और स्कूल्स बनाने चाहिए, हमें और अस्पताल बनाने चाहिए, या फिर बड़ी बड़ी इमारतें खड़े करके, बड़ा बड़ा फैक्ट्री खरीद करके खड़ा करके हमें बहुत सारा प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है दो तरह के थॉट प्रोसेस इकोनॉमिक्स को समझने के लिए। तो आज हम लोग ने क्या क्या कंप्लीट करा साथियों? हम लोग ने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या होता है, कितने टाइप का होता है, एक मिनट, कितने टाइप का होता है। उसके बाद उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, जैसे जो प्रोडक्शन है किसके लिए होगा, जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है, सिस्टम की बात करें कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट मिक्स्ड इकोनॉमी की, फिर हमने कॉन्सेप्ट्स की कुछ बातें की और कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें मैंने बताई। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरे तरीके से इकोनॉमिक्स का आज पहला टॉपिक क्लियर हो गया होगा, दैट इज इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ये डे 1 था। अभी धीरे धीरे हम लोग मनी, बैंकिंग और भी बड़े बड़े टर्म्स करेंगे, जिसमें हम लोग जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, क्योंकि देखिए आपको हर एक चीज मुझे बेसिक्स से बताने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हो सकता है मैं किसी चीज को एक वीडियो में बताऊं, 2 वीडियो में लगाऊं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो आशा करता हूं आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। अगर मेरा इकोनॉमिक्स पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। आपको मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।